हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा क्लास 10th का रियल नंबर का थर्ड लेक्चर चल रहा है। तो हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में क्या देखा, यूक्लिड डिविजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिससे हमने नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया, एचसीएम फाइंड किया। हमने देखा कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएम एचसीएफ किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन की। हमने यूक्लिड से नंबर्स की फॉर्म देखी कि कोई नंबर हमें किस किस फॉर्म में मिल सकता है, और हमने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की। अभी उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं इरेशनल नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। तो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर हम किससे करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। उसके बाद में हम प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम देखो क्या देखते हैं, हम देखेंगे उसके प्राइम फैक्टर। लाइक हमें पूछा गया है कि 4 की पावर जो n है, प्लेस पर हमारी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ सकती है, जीरो आ सकती है या नहीं आ सकती। तो यूनिट डिजिट जीरो का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास 20 हुआ तो 20 की यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है। 400 की यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है। 620 की यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है। तो इसने हमें बोला कि n की अगर किसी भी वैल्यू के लिए हमारी यूनिट डिजिट जीरो आ सकती है या नहीं आ सकती। तो इसको देखो, देखने के लिए हम क्या देखेंगे। अभी हमारा अगर यूनिट डिजिट में जीरो है तो ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से। हमने 5 की डिविजिबिलिटी देखी थी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी, हमारी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यानी हमें देखना है कि अगर यूनिट डिजिट जीरो है या नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अभी हमारा 5 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे डिनोमिनेटर में एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। लाइक अगर 20 में हमारे देखो यूनिट डिजिट जीरो है, तो इसके प्राइम फैक्टर हम चेक करें तो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 × 2 × 5। एक कम से कम एक हमारा क्या आएगा, 5 क्या आएगा, प्राइम फैक्टर आएगा। तो हम देखते हैं कि 4 की पावर n में हमें कोई प्राइम फैक्टर 5 मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब 2 × 2 को अगर मैं पावर्स में लिखूँ तो क्या होता है, ये देखो 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2, और पावर क्या है, n है। अभी हमारे पास क्या होता है, अगर ब्रैकेट में हमारे पास x की पावर कोई n है और उसकी पावर क्या है, m है, तो ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारी पावर बन जाएगी x की पावर n m। अब ये क्यों मल्टीप्लाई होती है हम वो भी देखते हैं। तो लाइक हमारे पास क्या था, 4 की पावर n था। मैं n का एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 2। तो मेरे पास क्या होगा, 4 की पावर 2 था। अभी 4 को क्या मैं ले सकता हूँ, 4 को ले सकता हूँ 2 की पावर 2, की पावर हमारे पास क्या है, 2 है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 4 × 4। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा 2 × 2, और ये बनेगा 2 × 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी पावर क्या बनती है, देखो 2 की पावर 4, यही हमारे पास आया 2 की पावर 4। तो हमारे पास जो अंदर पावर होती है और बाहर पावर पावर होती है ब्रैकेट के, वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, तो 2 की पावर 2, और इसकी पावर n हमारे पास बन गई 2 की पावर 2n। तो यानी n की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा जो आंसर आने वाला है वो किसके फैक्टर में आने वाला है, 2 के फैक्टर में। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया 0, तो ये बन गया 2 की पावर 0। अगर n की हमारे पास वैल्यू 1 आ जाती है तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 2, जो कि आंसर क्या आता है हमारा 4। अगर हम देखें n की वैल्यू 3, तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या बनेगा, 2 × 3, यानी 2 × 2 × 2। और ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, देखो यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 × 2 = 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2। यानी किसी भी कंडीशन में हमारे पास जो प्राइम फैक्टर है वो 5 नहीं आने वाला। और यदि हमें प्राइम फैक्टर 5 मिल ही नहीं रहा तो हमारी जो यूनिट प्लेस है वो जीरो नहीं आएगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 4 की पावर n में कभी भी यूनिट प्लेस जीरो नहीं आएगी। तो ये हमने देखा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हमारा एक हम एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमें पूछा गया है कि 6 की पावर n है, इसमें क्या यूनिट प्लेस कभी जीरो आ सकती है, क्या कभी यूनिट प्लेस जीरो आ सकती है। तो ये देखने के लिए हमने जो पहले किया था, हम सेम मेथड ट्राई करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, 6 को ब्रेक करेंगे। तो 6 को ब्रेक करके हमारा क्या बन जाएगा, 2 × 3। तो 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 × 3 की पावर n। तो हमारे पास ये क्या है,
इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3। यानी अगर मैं n की वैल्यू 0 से पुट करता हूँ तो हमारे पास यही फैक्टर क्या है, रिपीट होने वाले हैं। अगर मैं n की वैल्यू लिख लेता हूँ 0 तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर 0। अगर मैं n की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर 1। अगर मैं लिख लेता हूँ 6 की पावर 2 तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 3 की पावर 2। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अभी देखो हमारे पास कभी भी हमारा प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हमें कुछ ऐसे नंबर मिल जाए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नंबर आ जाए, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद भी 5 आ सकता है, बट ये नहीं आ सकता क्योंकि 5 हमारा देखो क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है। ये जब भी आएगा खुद ही आएगा, किसी के मल्टीप्लिकेशन से नहीं आ सकता। अगर किसी के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। बट 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और हमारे पास देखो 2 इंटू 3 जब भी रिपीट हो रहा है इसमें कभी भी हमारा 5 नहीं आने वाला। तो n की वैल्यू हमारे पास जो मर्जी आ जाए, n हमारे पास कुछ भी हो, हमारा रिपीटेशन किसका हुआ, 2 और 3 का। तो हमारे पास 5 का रिपीटेशन ही नहीं है, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 0 नहीं आ सकती। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n में भी कभी भी यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी। तो ये हमने देखा, हमने 4 की पावर n और 6 की पावर n देखा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं फर्दर, और क्वेश्चन ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें पूछा जाए, ये आप खुद से ट्राई करें कि 8 की पावर n में क्या हमारी यूनिट डिजिट 0 हो सकती है। तो ये आपको खुद से चेक करना है क्या यूनिट डिजिट 0 हो सकती है 8 की पावर n में। आप ट्राई करें इसको। अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी फेस होती है या आप किसी भी तरह का डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं, देखो हमारे पास ये होगा डिविजिबिलिटी, हमने किससे चेक की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। अभी उसके बाद हम देखते हैं इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर में हमें प्रूव करना है कि कोई नंबर इरेशनल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक थ्योरम देखनी पड़ेगी। ये थ्योरम हमारे बहुत काम आने वाली है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है p, अगर p प्राइम नंबर है और p क्या है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास थ्योरम है जो कि क्या बोलती है कि अगर कोई p क्या है हमारा प्राइम नंबर है जो कि क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है कम्प्लीटली, तो वो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ हम देखते हैं कैसे होगा। अभी हम लेट कर लेते हैं, करते हैं कि p हमारे पास कोई नंबर है a जिसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स के हैं। हम अगर देखें कि हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स क्या बोलती थी कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी एन। अभी ये हमारे पास कोई भी प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, इसका जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास दोनों सेम डिस्टिंक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हम एक नंबर लेट कर लेते हैं ए। तो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि हमारे पास कोई भी नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, P1 टू Pn। तो ये हमारे पास कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हो। और हमारे पास ये प्राइम फैक्टर मैं लेट कर लेता हूँ, देखो हमारे पास ये भी हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, हमारे पास ये भी हो सकता है 2 इंटू 2, हमारे पास ये भी हो सकता है 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे पास ना तो ये नंबर फिक्स है और ना ये फिक्स है कि ये कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हमने ये इन जनरल हमने क्या ले लिया, P1 से लेकर Pn तक ले लिया। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। अभी देखो ये हमारे पास a आ गया। अगर मैं यही a स्क्वायर करूं तो क्या होगा, a स्क्वायर करूंगा तो मेरे इन प्राइम फैक्टर्स का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Pn का स्क्वायर आ जाएगा। अभी अगर हम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे प्राइम फैक्टर्स का भी क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। कि हमारे ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास P1 इंटू P1 इंटू P2 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P3 अप टू ये जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर है वो क्या होंगे, खुद मल्टीप्लाई में होंगे। अगर मैं लेता हूं कि इनमें से कोई भी एक प्राइम फैक्टर, जो कि हमने पी लेट किया था, कि अगर कोई ऐसा प्राइम फैक्टर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ए स्क्वायर को जो डिवाइड करने वाले प्राइम फैक्टर्स हैं वो इन्हीं में से कोई होगा। या तो P1 हो सकता है या P2 या P3 या Pn।
इनके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा। तो हमारे पास इनमें से अगर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ P1 P2 P3, तो ये नंबर क्या इसमें पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो ही प्राइम फैक्टर ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर में प्रेजेंट है वो प्राइम फैक्टर पहले से ही ए में भी प्रेजेंट है। तो हमारे यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी ये थ्योरम है, ये क्या है, ट्रू है। तो इस थ्योरम का हम यूज नेक्स्ट जो प्रूफ है उनमें करेंगे। हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। हमें शो करना है कि जो रूट 2 है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका कॉन्ट्राडिक्ट मान लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अभी मैंने मान लिया कि रूट 2 क्या है, रेशनल है। अभी मैं जो भी प्रूफ करूंगा, जो भी इक्वेशन लिखूंगा, वो किससे लिखूंगा, वो मान के चलूंगा कि रूट 2 रेशनल है। अभी वहां पर अगर कहीं भी हमारी गड़बड़ हो जाती है या कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो कि क्या करती है, ट्रू नहीं है, यानी जो किसी भी चीज को फॉलो नहीं करती, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो माना था वही क्या था, गलत था। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो प्रूफ है वो गलत हो रहा है। तो हमारा ये जो मानना होगा कि रूट 2 रेशनल है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर जब ये गलत हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो अभी रूट 2 को हम रेशनल लेके चलते हैं। और अगर रेशनल है तो हमने क्या देखा था कि जो रेशनल वैल्यूज को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अभी क्या हो सकता है कि p और q में कुछ कॉमन टर्म्स हो सकती है। अगर मैं मान लो मेरे पास p बाई क्यू क्या है, 4/8 है। तो 4/8 में देखो 2 और 2 क्या है, कॉमन है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 और 2 काटे तो क्या आएगा, 2/4। अभी भी 2 कॉमन है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1/2। तो हम क्या करते हैं, p बाई क्यू में से जो भी कॉमन फैक्टर हैं उनको काट के a बाई बी लिख लेते हैं। अब a बाई बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो भी कॉमन फैक्टर थे वो हमने p बाई क्यू में काट दिए। तो a बाई बी हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो हमारे पास क्या है अभी, a बाय बी। क्यों, क्योंकि हमने क्या किए, कॉमन फैक्टर्स काट दिए, तो अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, रूट 2 इंटू बी इक्वल टू ए। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1, लिख लेते हैं हम इसको। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने पर क्या बना, 2b², रूट 2 का स्क्वायर 2 और b का स्क्वायर b² इक्वल टू a²। अभी देखो क्या है, 2b² इक्वल टू क्या है, a² है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये a² को डिवाइड करेगा, ठीक है। अभी 2 a² को डिवाइड करेगा, क्योंकि b² भी देखो क्या एक इंटीजर है। अभी ये एक इंटीजर है तो 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। अगर 2 इसका फैक्टर है तो ये नंबर भी क्या इसके बराबर है, यहाँ से हमें पता लग रहा है। तो 2 भी क्या होगा, इसका भी एक फैक्टर होगा। मतलब 2a² को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर 2a² को डिवाइड कर रहे हैं तो हमने अभी थ्योरम में क्या पढ़ा था, जो नंबर a² को डिवाइड करेगा वही नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, 2a को डिवाइड करेगा। अब 2a को डिवाइड कर रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू 2c। c हमने कोई इंटीजर ले लिया। अभी देखो अगर a 2 से डिविजिबल है तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2c। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी दे सकते हैं। हमें क्या बोला गया था कि a और 2 के लिए कोई नंबर होगा जो क्या बोलेंगे, 2q प्लस r। अभी पूरा डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, तो a इक्वल टू 2q आ जाएगा। तो मैंने q की जगह क्या ले लिया, c ले लिया सिंपली। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a को 2c लिख सकता हूँ। तो हमारा a इक्वल टू 2c आ गया। अभी a इक्वल टू 2c आ गया। a की वैल्यू मेरे पास क्या थी, a की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से ये लिख रहा हूँ। तो a की वैल्यू ये है, मेरे पास क्या बना ये, b रूट 2 इक्वल टू 2c। b हमारे पास बन गई इसकी वैल्यू। अभी क्या करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या बनेगा, 2b² इक्वल टू 4c²। अभी 2 का स्क्वायर हो गया 4, c का हो गया स्क्वायर c²। 2 से हमने क्या काट दिया, 4 को काट दिया, क्या बचा 2c²। b² इक्वल टू
2c²। अभी सेम देखो, हमने 2b² और a² में क्या देखा था, अगर 2 हमारा b² को डिवाइड कर रहा है तो हमारा जो क्या होगा, 2b को भी डिवाइड करेगा। ये हमने थ्योरम अभी प्रूव की थी। तो हमारा यानी 2a को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा, और 2 हमारा b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी a और b में कम से कम एक 2 क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो a और b में मिनिमम 1 प्राइम फैक्टर है जो वो क्या आ गया, कॉमन आ गया। लेकिन हमने क्या देखा था, देखो हमने प्राइम फैक्टर तो सारे p और q में काट दिए थे, और हमने क्या बोला था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर a और b हमारे को प्राइम नंबर है तो हमारे पास प्राइम फैक्टर एक भी कॉमन नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने लेट किया था √2 इक्वल टू रेशनल है, वो क्या था, गलत था। इससे हमें क्या प्रूव होता है कि जो √2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इतनी चीज समझ में आई? तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक करके देखेंगे, क्या, कि √3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सेम हमारे पास मेथड यूज होगा √3 के लिए। अभी हम क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हम क्या करेंगे, इस प्रूफ की हेल्प लेंगे कुछ और नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने के लिए। तो इन नंबर्स के यूज से हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर्स को इरेशनल प्रूव करेंगे। अब इरेशनल प्रूव करने के लिए देखो क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 1/√2 का। अब 1/√2 में देखो क्या है, हमें एज्यूम करना है कि 1/√2 क्या है, इरेशनल। इरेशनल तो सॉरी हमें पूछा गया, तो हमें बताना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट इसका एज्यूम करते हैं। तो हम मान लेते हैं 1/√2 जो क्या है, ये रेशनल नंबर है। अगर मैं इसको रेशनल नंबर मान लेता हूँ, इसको रेशनल नंबर मानने से हमारा जो 1/√2 क्या होगा, ये बराबर आ जाएगा किसी p/q के। p/q क्या है, दोनों को प्राइम नंबर। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं भी होंगे तो हम क्या करेंगे, इनके जो कॉमन फैक्टर है वो काट देंगे और क्या बन जाएगा, ये को प्राइम नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास अगर ये को प्राइम नंबर है तो हमारे पास √2 क्या आ जाएगा, √2 हमारे पास q/p आ सकता है, ये भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमारे पास अगर √2 q/p है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि √2 भी रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि p और q दोनों क्या है, p और q इंटीजर है। अभी देखो हमारी ये वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमारा यानी p भी जीरो नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी हमारे यहाँ भी क्या है, q और p इंटीजर है, जहाँ p नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो इस हिसाब से हमारा √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन अभी हमने क्या प्रूव किया कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो ये हमारी स्टेटमेंट को, हमारे प्रूफ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है। क्योंकि जब हम इसको रेशनल लेके चले तो इसने क्या किया, हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया। जो हमने अभी प्रूफ किया था वो इसको, उसने उसको गलत साबित कर रहा है। तो हमने जो लेट करके चले थे, हम जो मान के चले थे कि 1/√2 क्या रेशनल है, वो हमने गलत माना था। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। अभी हम एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हमारा है, हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको मेथड मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रेशनल मान के चलना है। तो रेशनल मान के चलेंगे तो 5 माइनस √3 बराबर होगा कुछ p/q के, और p/q में क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ये हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर है, जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो है। अब देखो इतनी चीज हमने क्या कर ली, हमने माना था कि 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल नंबर है। अभी हमने कहा है कि जो भी रेशनल नंबर है हम उसे p/q की फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो इतनी चीज हमारे पास अभी है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखो √3 का पता है कि ये क्या है, इरेशनल है। तो हमें √3 के बराबर में सारी वैल्यू शिफ्ट कर देनी है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस p/q इक्वल टू √3। अब देखो यहाँ तक हम पहुंचे, तो हमारे पास देखो p/q जब रेशनल नंबर है तो 5 माइनस p/q भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या बनेगा, 5q माइनस p/q इक्वल टू √3। यानी देखो 5p, अभी q हमारा क्या है, इंटीजर है, हमने अभी यहाँ देखा था। अभी q हमारा इंटीजर है तो 5q भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। 5q अगर इंटीजर है तो 5q माइनस p भी क्या होगा, एक
इंटीजर होगा, और बाय क्यू ये तो इंटीजर है ही, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी कंडीशन से ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है, हमारा जो LHS है, ये हमारा क्या आ गया, रेशनल आ गया। और अगर ये हमारा रेशनल है, इसके बराबर क्या है, √3, इसका मतलब ये भी हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमने अभी प्रूव किया था, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे प्रूफ को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ये हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आज के लिए इतना ही। हम इस लेक्चर के इस चैप्टर के लिए एक लेक्चर और लेने वाले हैं, तो उसमें हम जो बाकी बची हुई एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, या आप कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से ये कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।